मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो आज एक इंडिपेंडेंट टॉपिक दैट इज हीट। एक इंडिपेंडेंट टॉपिक हीट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट इज हीट? हीट के लिए ना मैं सिंबल यूज करूंगा डेल्टा क्यू या सिंपली क्यू। डेल्टा क्यू या क्यू सिंबल है बस हीट के लिए। मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज हीट? So it is a form of energy. Yes, heat is a form of energy. So heat is a form of energy. It is a form of energy. किस टाइप की एनर्जी है भाई? Denoted by n delta. नहीं, मैं इस तरह से डिनोट कर रहा हूँ, सिंबल पे नहीं जाना। मैंने जैसे यहाँ लिख दिया तो अब हम आगे इसी तरह से करेंगे। मतलब 11-12 में आपने इधर तक कैसे किए हो तो सिंबल पे नहीं जाना कि भाई किसी भी सिंबल से यूज कर सकते, बट जनरली हम अब क्यू से डिनोट करेंगे आगे, है ना? ध्यान रखना। ओके, सो इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी? एनर्जी का एक टाइप है। व्हाट काइंड ऑफ थर्मल एनर्जी? हाँ, इट इज अ थर्मल एनर्जी। व्हाट इज थर्मल? टेम्परेचर। थर्मल मतलब टेम्परेचर। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट? टेम्परेचर और हीट में डिफरेंस होता है कि एक ही बात होती है? Sir, heat is a form of energy and temperature is the measuring of energy. Measuring of which energy? Sir, temperature मतलब डाउन हो सकता है, हीट का टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है। सर ऐसा बोल क्या 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 क्या? तो जो टेम्परेचर है सर वो मतलब एकदम हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर मेजर मतलब करने का ही है, और जब हीट जो है वो जनरली हाई टेम्परेचर की। एक बात देखना, यहाँ पे दो कंटेनर है आपके पास में। एक कंटेनर में 5 लीटर वाटर है और दूसरे कंटेनर में 10 लीटर वाटर है। ठीक है, मैंने ये बोला यहाँ पर कि इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है और इसका टेम्परेचर भी 20 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, इसका टेम्परेचर भी 20, इसका भी 20। चलो हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। अगर मैं इसके टेम्परेचर को 20 से बढ़ा के 50 डिग्री सेल्सियस तक लाता हूँ और इसके टेम्परेचर को भी बढ़ा के 20 से 50 डिग्री सेल्सियस तक लाता हूँ, इसको भी हीट दे रहे हैं हम यहाँ पे और इसको भी हीट दे रहे हैं। इसको हीट दिया मैंने डेल्टा Q1, इसको हीट दिया मैंने डेल्टा Q2। क्या सेम अमाउंट की हीट लगेगी? अगर आपने गैस में रखे तो किसमें गैस ज्यादा देर तक जलानी पड़ेगी आपको? सर Q2 डेल्टा Q, इस पे ज्यादा जलानी, 10 लीटर वाले। इसमें ज्यादा जलानी पड़ेगी ना, है ना? यस सर। यस। फिर अब बताओ हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस हुआ? थोड़ा और सोचो, हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस हुआ? Temperature tells us the thermal state of the body. क्या बेटा? Temperature tells us the thermal state of the body. थर्मल स्टेट ऑफ द बॉडी टेम्परेचर से। हाँ ठीक है, थर्मल स्टेट ऑफ द बॉडी directly proportional. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Heat is directly proportional to temperature. नहीं ना, ये देखना यहाँ पे ये भी 20 पे, ये भी 20 पे, किसमें ज्यादा हीट एनर्जी है? इसमें ज्यादा है। टेम्परेचर सेम है बट एनर्जी इसके पास ज्यादा हीट एनर्जी। चल अगर मैं 20 डिग्री भी रहने दूं इसको, तो किसमें ज्यादा थर्मल एनर्जी है? किसमें ज्यादा थर्मल एनर्जी है बताओ जरा, ये वाले में कि ये वाले पानी में? कि सेम है? First one. सेम है। थर्मल एनर्जी किसमें ज्यादा है? सेम है। नहीं ना बेटा, ये सेकेंड वन। अरे सेकंड वाले में पानी ज्यादा है, सेम टेम्परेचर पे पानी ज्यादा थर्मल एनर्जी इसके पास है, इसके पास कम थर्मल एनर्जी है। अगर एनर्जी कन्वर्ट करें हम किसी तरह से, मान लो इस पानी से पूरी हीट निकाल लें, जीरो तक ले आए, चलो ये पानी को अगर मैं यहाँ से यहाँ तक 0 डिग्री तक लाता हूँ,
इसको भी 0 डिग्री सेल्सियस तक लाता हूं, तो हीट बाहर निकालना पड़ेगा। किसमें ज्यादा हीट बाहर निकलेगी? सेकंड। इसमें ज्यादा बाहर निकलेगी ना, मतलब ज्यादा एनर्जी है इसके पास, डेल्टा डी तब तो ज्यादा हीट बाहर निकलेगी इससे। तो टेम्परेचर सेम होने अकेले से ये नहीं बता सकते कि इसमें हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी कम है या ज्यादा है। टेम्परेचर एक यूनिट है। टेम्परेचर सिर्फ इस चीज को मेजर करता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को, एनर्जी के बारे में नहीं बताता ये, ठीक है। हाँ, इसका सपोर्ट लेके हम एनर्जी को बताएंगे। तो एनर्जी को बताने के लिए सिर्फ टेम्परेचर अकेला पैरामीटर नहीं है, और दूसरे पैरामीटर भी लगते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर इज डिनोटेड बाय आइदर टी और स्मॉल टी और थीटा। तो टेम्परेचर इज अ डिग्री measure of hotness और coldness। डिग्री मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, ये डिग्री मेजर है हॉटनेस और कोल्डनेस का। एंड टेम्परेचर विल डिसाइड कि किस डायरेक्शन में हीट फ्लो होगी। टेम्परेचर से ये पता चलता है कि किस डायरेक्शन में हीट फ्लो होगी। हीट किस डायरेक्शन में फ्लो होती है? हीट किस डायरेक्शन में फ्लो होती है? High to सर low. फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर Higher potential to lower कंसंट्रेशन नहीं potential. बेटा, हीट हमेशा फ्लो होती है। नेचुरली हीट का जो फ्लो होता है ना, वो हाई टेम्परेचर से लो की तरफ होता है। तो नेचुरली हीट फ्लो फ्रॉम, ये ऐसा सिंबल है, नेचुरली हीट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ नेचुरली हीट फ्लो होती है। ये नेचुरल है हीट फ्लो का डायरेक्शन। हाँ, लेकिन अगर हाई से लो की तरफ फ्लो कराना, उल्टा करना है, लो से भैया हमको हाई की तरफ हीट को फ्लो कराना है, क्या करना पड़ता है? घर में एसी चला रहे होगे, एसी चलते है, घर में रेफ्रिजरेटर है, सभी के घर में होगा, है कि नहीं? रेफ्रिजरेटर क्या करता है? घर में रेफ्रिजरेटर है? Yes, sir. एसी कुछ के घर में एसी भी होगा, पर रेफ्रिजरेटर आई थिंक सभी के घर में होगा। रेफ्रिजरेटर क्या करता है? जो हमारा रेफ्रिजरेटर है, फ्रीज हम जिसको बोलते हैं, क्या करता है वो? ठंडा करता है. ठंडा करता है। It create coolness. हाँ, ठंडा कर रहा मतलब उसके अंदर की जो हीट है, जो उसका अंदर का कंपार्टमेंट है, डब्बा, उसके अंदर जो भी हो रहा प्रोसेस, उसके अंदर की और हीट निकाल रहा है। और कहाँ फेंक रहा है वो? बाहर रूम में फेंक रहा है कि नहीं, कमरे में फेंक रहा है? ज्यादा टेम्परेचर वाली जगह पे फेंक रहा है ना। अंदर का टेम्परेचर कम है रेफ्रिजरेटर के, बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है, तो अंदर से और हीट निकाल रहा है और उसको और कहाँ पे फेंक रहा है? बाहर फेंक रहा है। तो रेफ्रिजरेटर क्या करता है? लो टेम्परेचर से हीट को और बाहर निकालता है और हाई टेम्परेचर पे फेंकता है। खुद ब खुद फेंकता है कि कुछ काम करना पड़ता है उसमें? सर काम। हाँ, अपने को वर्क करना पड़ रहा है। मतलब हम तो वर्क नहीं कर रहे, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी उस पर वर्क कर रही है। अगर बिजली गोल हो जाएगी तो काम करेगा क्या? इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी तो काम करेगा क्या? नहीं करेगा, नहीं करेगा। हाँ, फिर उल्टा हो जाएगा प्रोसेस। उल्टा ये होगा कि अगर इलेक्ट्रिसिटी चली गई बेटा 1 दिन 2 दिन ना, तो आपका रेफ्रिजरेटर के अंदर का टेम्परेचर भी धीरे धीरे किसके बराबर पहुंच जाएगा? रूम के बराबर, बाहर के टेम्परेचर। हाँ, धीरे धीरे करके, एकदम तो नहीं पहुंचेगा क्योंकि उसमें प्रॉपर इंसुलेशन वगैरह होता है, बट टाइम लगेगा, लेकिन पहुंच जाएगा, है ना, रूम टेम्परेचर की तरफ। ठीक है। तो जो नेचुरल फ्लो होता है हीट का, वो किधर होता है? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। सो व्हाट इज हीट? हीट इज द फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी। एंड व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर इज द डिग्री मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। तो टेम्परेचर एक यूनिट है, ठीक है। टेम्परेचर एक यूनिट है, किसको मेजर करने की? हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करने की एक यूनिट है। जैसे मीटर है, सेंटीमीटर है, सेकंड है, किलोग्राम है, ग्राम है, एम्पियर है, ठीक है। वैसे ये एक यूनिट होती है, समझ गए? फिजिकल क्वांटिटी है। अब इसको मेजर करने की यूनिट क्या है? ये एक फिजिकल क्वांटिटी मेजर करने के लिए, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी आप बोल सकते हैं। इसको मेजर Kelvin, Celsius and Fahrenheit. यस, इसको मेजर किस में करते हैं आप? डिग्री सेल्सियस में करते हो, केल्विन में करते हो, डिग्री फ़ारेनहाइट में करते हो, एक्सेट्रा। तुम तुम्हारी स्केल बना सकते हो, है ना।
खुद के नाम पे भी स्केल बना सकते हो। तो इसको मेजर करने की यूनिट ये है, डिग्री सेल्सियस है, केल्विन है, डिग्री फ़ारेनहाइट है। और हीट को मेजर करने की क्या यूनिट होती है? हीट को मेजर करने की यूनिट जूल। क्या होती है? सर जूल किलो एंड जूल। कैलोरी। कैलोरी होती है, जूल होती है, अर्ज होती है, एक्सेट्रा। कैलोरी सुना कि नहीं सुना? यस सर। यस सर। No. कहाँ पे सुना कैलोरी? चिप्स खाते हो? पार्ले जी खाते हो? यस हाँ सर। खाते हो कि नहीं खाते हो? चिप्स का खाते हैं सर। चिप्स का पैकेट को पढ़ के देखो कभी कि नहीं? तो कौन पढ़े हाँ होगा? सर, उसमें कैलोरीज लिखा हुआ रहता उसमें है, यस लिखा सर, रहता पीछे है लिखा कि रहता है। कितनी, उसमें जो कंटेंट लिखे, इंग्रेडिएंट लिखे रहते हैं ना, उसमें देखना कितनी एनर्जी इससे मिलती है, लिखा रहता है ना ऐसा। तो वो कैलोरी में यस दिया सर। रहता है, जूल में नहीं दिया रहता। और कैलोरी और जूल में कन्वर्जन कर सकते हैं आप। क्या पता है कन्वर्जन जूल और कैलोरी का? जूल और कैलोरी का कन्वर्जन पता है कि नहीं? 1 calorie is equals to 4.2 joule. यस, वेरी गुड। 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 होता है। तो ये कन्वर्जन है। अच्छा, ऐसा क्यों है? कैलोरी और जूल में, जबकि दोनों को सेम उसमें मेजर कर रहे हैं, फिर इसमें कैलोरी क्यों चल रहा है, जूल क्यों नहीं यूज कर रहा है? जबकि वर्क को हम तो जूल में कर रहे हैं, बाकी एनर्जी को जूल में लिख ले रहे हैं, इसको कैलोरी में क्यों चल रहा है? ये पुराना सिस्टम है। पहले हीट को अलग माना जाता था और वर्क को अलग माना जाता था, और वर्क से हीट में कन्वर्जन के लिए जाते थे। ठीक है, इसलिए फैक्टर की जरूरत पड़ी थी। बट अभी जो मॉडर्न सिस्टम है हमारा, जो एसआई सिस्टम है, उसमें हीट को भी हम जूल में मेजर कर लेते हैं। तो जरूरी नहीं है कि कैलोरी में लिखें। ये ओल्ड सिस्टम में है मेजरमेंट यूनिट, या ब्रिटिश सिस्टम है ये यूनिट मेजरमेंट का, ये ब्रिटिश सिस्टम है, उसमें मेजर करते थे कैलोरी। तो अभी भी बहुत सारी जगह पे आपको कैलोरी मिलेगा, बट एसआई सिस्टम, एसआई मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट में जूल में ही सब कुछ मेजर करते हैं। जो भी एनर्जी है वो सब जूल में मेजर होगी। ठीक है, ऐसा ही सिस्टम है। बट ये ब्रिटिश सिस्टम है, तो वो अभी भी चल रहा है बहुत सारी जगह पे। जैसे एक और कॉमन चीज बताऊं मैं, आप लेंथ को किस में मेजर करते हैं? बहुत सारी यूनिट है लेंथ को मेजर करने की, पता है कि नहीं? लेंथ को मेजर करने की बहुत सारी यूनिट है। शुरू करो स्केल में, जो तुम्हारे पास छोटी सी स्केल होती है, मिलीमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इंच, एकड़, फीट, मीटर, किलोमीटर, किलोमीटर, मीटर, माइल, इंच, यार्ड। ठीक है, एकड़, ये सब आ गई, डेसीमीटर, डेकामीटर, ये सब आ गई। फिर उसमें कितनी सारी यूनिट होती है। फीट भी सुना कि नहीं सुना? फीट, फुट। यस यस सर। सर। यस जैसे सर। अभी प्लॉटिंग वगैरह सुन रहे होगे तुम्हारे मम्मी पापा के मुंह से, तो आप फुट सुन रहे होगे कि हाँ इतने स्क्वायर फीट का प्लॉट है अपना, या ये वाला रूम इतने स्क्वायर फीट का है, या इसमें अगर हम कारपेट बिछा रहे हैं तो इतने स्क्वायर फीट का हम बिछा रहे हैं। तो वो ब्रिटिश सिस्टम, और अभी भी चल रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं। जो एसआई सिस्टम है वो कौन सा है? मीटर है, लेंथ को मेजर करने का। ऐसे ही टेम्परेचर को मेजर करने का जो एसआई सिस्टम है वो केल्विन है। बट डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट अभी भी चल रहा है, वो कॉमन हो गया, पहले से चलते आ रहा है, तो उसी को लेके चल रहा है। तो बोलते हैं ना बॉडी का जो बुखार कब बोलते हैं? बुखार कब बोलते हैं? बॉडी में बुखार है कितने जब टाइम? टेम्परेचर हाई हो जाता है। हाँ, कितना होता है, कितना बोलते हैं नॉर्मली? सर 35 से ज्यादा हो जाता above 100 डिग्री। ये अभी देखना, कुछ इसको बोल रहे हैं कि सर जब 100 डिग्री आ गया बुखार, या 102 डिग्री हो गया, तो ये काय में है? फ़ारेनहाइट में है कि डिग्री सेल्सियस में? है। फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में। Fahrenheit. हाँ, ये डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट होता है, ये डिग्री सेल्सियस नहीं है बेटा। अगर 100 डिग्री सेल्सियस कर देना बॉडी टेम्परेचर, सर वो उबलने लगेगा। उबलने लगेगा, पूरा खून उबल जाएगा तुम्हारा बॉडी का, बचोगे नहीं उतने में तो। ठीक है, आलू जैसे उबल जाएंगे अपन अगर डिग्री सेल्सियस में कर दोगे, तो आलू बन जाएगी हमारी बॉडी। तो ऐसा नहीं, ये डिग्री फ़ारेनहाइट होता है ना? तो ऐसे ये यूनिट भी अलग अलग है इनको मेजर करने की। तो बात समझ गए? चलो थोड़ा और अंदर जाते हैं अपन हीट के बारे में। अपन ने क्या लिखा है यहाँ पे? ये थर्मल एनर्जी है। थोड़ा मॉलिक्यूलर लेवल पे जाते हैं। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, फिर आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? यस सर। Yes, sir. थोड़ा मॉलिक्यूलर लेवल पे जाते हैं अपन। पेज नंबर 2। पानी है, यहाँ पे वाटर है
20 डिग्री सेल्सियस पे और यहाँ पे है 50 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा दूर दूर बनाया हुआ है। लिक्विड स्टेट में बिल्कुल पास पास में होते हैं, बट मैंने बस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ऐसा बनाया है। कैसे रहते ये सभी टेम्परेचर पे, इनका मोशन कैसा होता है, इनका मोशन कैसा होता है, कोई इधर रैंडम डायरेक्शन में, कोई इधर जा रहा है, motion कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर आ रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। सबकी स्पीड एक जैसी होती है कि अलग अलग होती है? स्पीड एक जैसी होती है कि अलग अलग होती है? चलो हम 4-5 को ले ले रहे हैं इसमें से। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ए है और ये बी है और ये सी है। हमने 3 को लिए मान ले। जब 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो इसकी स्पीड यहाँ पे मान लो 10 मीटर पर सेकेंड है, इसकी स्पीड सपोज 15 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड सपोज 12 मीटर पर सेकेंड है। जब टेम्परेचर 50 हो गया तो इनकी स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ जाएगी। हाँ, इनकी बढ़ जाएगी, मोशन की स्पीड बढ़ जाएगी, है ना? जैसे देखना शादी ब्याह में जो बेवड़े नाचते हैं, देखा कि नहीं? यस सर, यस सर। यस सर। कितनी एनर्जी से नाचते हैं वो? वैसे तुम नाच लो आधा घंटा 10 मिनट, उतनी एनर्जी नहीं हो। बेवड़ों को देख लो फिर, क्यों? उनको एनर्जी मिल गई बाहर से, वाइन से उनको एनर्जी मिल जाती है ना, हीट के फॉर्म पे, इसलिए ज्यादा नाचने लगते हैं। ये भी डांस ज्यादा करेगा यहाँ पे। ये 10 से सपोज ये बढ़ के हो गया 12 मीटर, ये 15 से सपोज हो गया 18 मीटर पर सेकंड, और ये 12 से बढ़ के सपोज कितना हो गया 14 मीटर पर सेकंड हो गया। कुछ बढ़ेगा बट एग्जैक्टली ऐसा थोड़ी कि एक जैसे बढ़ेंगे, बट बढ़ गए। तो इनके जो रैंडम मोशन की स्पीड है वो बढ़ गई। तो एक्चुअल में जो हीट है, हीट इज द टोटल इंटरनल काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। जितनी भी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी है और जितनी भी इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी है उसका सम हीट बनता है। तो बेसिकली काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम ही हीट होता है। लेकिन यहाँ पर हीट हम क्यों पढ़ रहे हैं? एक पार्टिकल के लिए अगर हमको पढ़ना होता तो हमको हीट पढ़ने की जरूरत नहीं थी। सिंगल पार्टिकल के लिए पढ़ना है ना, तो हीट पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम बल्क में पार्टिकल पढ़ रहे हैं। एक ग्लास वाटर में कितने मॉलिक्यूल होते हैं बता सकते हो क्या? हाउ मेनी एटम्स और मॉलिक्यूल इन वन ग्लास ऑफ वाटर? सर नियरली इनफिनाइट। नियरली आएगा ना, एग्जैक्टली, इट्स ओके, बट नियरली आएगा। निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? केमिस्ट्री में पढ़ा, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है? यस सर। अच्छा, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट पढ़ा है आप लोगों ने? यस सर। यस सर। पढ़ा है Yes, atomic sir. number, atomic weight? अच्छा, वाटर के लिए कितना आएगा एटॉमिक वेट बताओ जरा। वाटर का एटॉमिक वेट कितना होगा? सर 18। 60 इसका और 2 इसका, इट इज 18 ग्राम पर मोल। पर मोल मतलब 1 मोल, और 1 मोल में कितना होता है? 1 मोल। 1 मोल होता है 6.023 10 to the power 23 आइटम्स। ठीक है, जैसे 1 डजन, 1 डजन का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ 12 आइटम। तो वैसे 1 मोल मतलब कलेक्शन ऑफ 6.023 10 to the power 23 आइटम, ये 1 मोल होता है। 1 डजन 12 आइटम। और कुछ होता है क्या ऐसा? एक जोड़ा, एक जोड़ा मतलब कितना आता है? जोड़ा बोलते हैं Two pieces. एक जोड़ा मतलब 2 होता है ना? एक डजन मतलब 12, एक मोल मतलब 6.023 into 10 to the power 23 आइटम हो गया। समझ गया ना? तो आप जिस कमरे में बैठे हो उस रूम में जो गैस के एटम है उसको किस में मेजर करोगे? 1 डजन में बोलोगे कि जोड़े में बोलोगे कि मोल में बोलोगे? कौन सी एप्रोप्रिएट यूनिट रहेगी? मोल। मोल। Mole. हाँ, तो ये बेसिकली होता है 18 ग्राम पर मोल। मतलब ये हुआ है कि वाटर के इतने मॉलिक्यूल का मास 18 ग्राम है, दैट इज 6.023 into 10 to the power 23 molecule of water is equals to 18 ग्राम। ये इसका मतलब होता है। तो अब यहां से अब आप यूनिटरी मेथड लगा लो।
एक ग्लास पानी का वजन निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? कितने ग्राम होगा? एक ग्लास पानी का वजन Yes, निकाल sir. सकते हो, है ना? Yes, तो sir. अगर 18 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल हैं तो 1 ग्राम में निकाल सकते हो कितने आएंगे? क्या करोगे? अरे इतने मॉलिक्यूल का वजन 18 ग्राम है तो 1 ग्राम का कितना 1 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल आएंगे? निकाल लोगे ना? Yes. हाँ, तो एक ग्लास वाटर में कितने मॉलिक्यूल होंगे वो भी निकल जाएगा। बिल्कुल, पवन ने बोला डिवाइड करके, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, ये तो बात की बात है। ये समझ गया बेटा आप लोग हीट के बारे में थोड़ा सा बेसिक, हीट के बारे में थोड़ा सा समझ गए है क्या? कौन सी एनर्जी है? थर्मल एनर्जी Thermal energy. लेकिन ये थर्मल कौन सी है? काइनेटिक और पोटेंशियल का सम वाली, क्योंकि हम एक पार्टिकल की बात नहीं कर रहे यहाँ पे। अगर सिंगल पार्टिकल की बात कर रहे होते तो हम हीट को पढ़ने की जरूरत नहीं थी, हमारा काम सिर्फ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से चल जाता, ठीक है? या 2 पार्टिकल की भी कर रहे होते तो चल जाता, लेकिन भैया यहाँ पे हम कितने पार्टिकल की बात कर रहे हैं? इवन एक ग्लास वाटर में लाखों करोड़ों होते हैं, तो फिर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बोलोगे तो एक पार्टिकल की बोलोगे, 2 की बोलोगे, अब सबके लिए क्या करोगे? सबके लिए तो ऐड करके सोचना पड़ेगा ना, कुछ ऑन एन एवरेज करना पड़ेगा ना हमको। समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए कि नहीं? यस सर। तो हीट इज नॉट अ न्यू काइंड ऑफ एनर्जी। हीट कोई नए तरह की एनर्जी नहीं है, वही है। देख लो, काइनेटिक और पोटेंशियल, काइनेटिक और पोटेंशियल ही है, तो नए तरह की एनर्जी नहीं है। लेकिन बल्क में जब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसका नाम आपने क्या दे दिया? हीट दे दिया, ठीक है? समझ गया बेटा? यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? यस सर। अब कुछ छोटी छोटी बातें, हीट को पढ़ने के लिए पेज नंबर 3, छोटी छोटी बातें, मतलब व्हाट इज 1 कैलोरी? 1 कैलोरी, ये मत बोलना कि ये 4.2 जूल होता है, ठीक है? 1 कैलोरी की डेफिनेशन क्या है, ध्यान देना। 1 कैलोरी की डेफिनेशन ये है कि अगर मान लो हमने यहाँ पर 1 ग्राम वाटर लिए, कितने पे लिए? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लिए, और इसको हीट अपन दे रहे हैं। इससे इसका जो टेम्परेचर है ये 14.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ के 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाना है। तो जो हीट लगेगी ये किसके बराबर लगेगी? 1 कैलोरी के 1 बराबर। calorie. हाँ, तो 1 कैलोरी की स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है। 1 कैलोरी मतलब अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water from 14.5 degree Celsius to 15.5 degree Celsius at 1 atmospheric pressure। ATMP मतलब बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है 1 कैलोरी की, ध्यान रखना, ठीक है? फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब कैलोरी और जूल में रिलेशनशिप होती है। क्या रिलेशनशिप होती है जूल और कैलोरी में? 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है 4.18 जूल, जिसको नियरली 4.2 जूल आप बोल सकते हो, ठीक है? 1 कैलोरी 4.18 जूल, नियरली 4.2 जूल, ठीक है ना? समझ गए कि नहीं? वर्क और हीट, वर्क को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं अपन? हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और हीट को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? वर्क एंड हीट आर कन्वर्टेड इनटू ईच अदर। कोई एग्जांपल बताओ कैसे कन्वर्जन हो रहा है वर्क का हीट में? सर थर्मल पावर प्लांट में होता है। थर्मल पावर प्लांट में, हाँ। और हीट से वर्क में कहां पे कन्वर्जन हो रहा है? हीट से वर्क में कन्वर्जन का बताओ, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल बताओ, डेली यूज करते हो आप लोग। कहीं जाना होता, मम्मी ने बोली बेटा जा सामान लेके आ, फट से चाबी लिए और गए,
ऐसा नहीं कि पैदल चले जाए, 50 मीटर की स्पीड चाबी लगाए पहुंच गए। क्या व्हीकल व्हीकल। में इंजन लगा होता है? यस यस सर। क्या होता है इंजन के अंदर? इंजन के अंदर कुछ होता है कि नहीं होता? हीट प्रोड्यूस होती है। हाँ, कहाँ से आती वो हीट? कोयला जलाते हैं अंदर सर, के? फ्यूल से। पेट्रोल। सर, डीजल। पेट्रोल। कंबशन होता है सर पेट्रोल का। और वर्क डन। देखिए पिस्टन लगी होती है इसके अंदर, यहाँ पे फ्यूल पेट्रोल और एयर का मिक्सचर जाता है, पेट्रोल प्लस एयर का मिक्सचर, फिर स्पार्किंग होती है, यहाँ पे पिस्टन लगी होती है, पिस्टन है, और ये पिस्टन एक पहिए से जुड़ी होती है, और जब ये पिस्टन यहाँ पे ऊपर नीचे होती है अप एंड डाउन, तो ये पहिया घूमता है। समझ गए कि नहीं? यस सर। Yes, sir. तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी है? हीट एनर्जी। पहिया रोटेट हो रहा है, मतलब किसमें कन्वर्जन हो रहा है? वर्क में कन्वर्जन। समझ गए कि नहीं? तो हीट से कहां पे आ गए? वर्क में आ गए। मैं एक बात बताऊं तुमको, जो आज जो टेक्नोलॉजी आप देख रहे हो ना फिजिक्स में, वो टेक्नोलॉजी फिजिक्स में जो थ्योरी है उसकी बहुत पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है? वो टेक्नोलॉजी आप आज फ्रिक्वेंटली आप देख रहे हो। अगर जितनी थ्योरी फिजिक्स में पढ़ी जा चुकी है ना, उतनी अगर डेली लाइफ में अगर उतनी यूज होने लगे ना, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि हमारी लाइफ किस लेवल तक पहुंच जाएगी, हमारी जो सुविधाएं हैं वो किस लेवल तक पहुंच जाएंगी। समझ गए कि नहीं? यस सर। आपको मतलब गाड़ियों में फ्यूल डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सोलर एनर्जी से आपकी पूरी गाड़ी चलेगी। देखो अभी कितना वर्क चालू है इस पे, है ना? पेट्रोल की जैसे जैसे कीमत बढ़ रही, तब से देखो पूरा आप किसकी तरफ जा रहे हैं? बैटरी वाली कार की तरफ जा रहे हैं, है ना? तो अगर जितनी फिजिक्स हम लोगों ने पढ़ा हुआ अभी तक सो पार, अभी तो और भी काम बाकी है बहुत, अगर उतना भी पूरा प्रैक्टिकली यूज हो जाए तो ये दुनिया कहीं से कहीं तक बहुत आगे तक निकल जाएगी, ठीक है ना? बट जितना फिजिक्स में जितना जान रहे हैं, इंजीनियरिंग में उसका कन्वर्जन बहुत कम हो पाया है, प्रैक्टिकली उसकी एप्लीकेशन बहुत कम हो पाई। इंजीनियरिंग फिजिक्स का ही पार्ट है, मतलब प्रैक्टिकल पार्ट आप बोल सकते हो, एक्सपेरिमेंटल पार्ट ही इंजीनियरिंग है। और वैसे ही वही चीजें हैं फिर मेडिकल में भी यूज हो रही हैं, जो इक्विपमेंट्स वगैरह मेडिकल के, सीटी स्कैन है, एक्सरे है, ये सारी चीजें हैं, ये फिजिक्स का एप्लीकेशन पार्ट आ रहा है उसमें मेडिकल फील्ड में। तो यहाँ पे देखो हीट से वर्क में कन्वर्जन हुआ, और अगर हम यहाँ से पहिया घुमाएंगे तो ये पिस्टन खुद ऊपर नीचे जाएगी, और यहाँ पे गैस अगर है तो वो गर्म होगी, हीट जनरेट करेगा। तो वर्क से हीट और हीट से वर्क में कन्वर्जन होता है। तो एक्चुअल में पहले वर्क और हीट को अलग अलग माना जाता था। वर्क के लिए मैंने सिंबल लिख दिया W, और हीट के लिए मैंने सिंबल लिख दिया डेल्टा Q। तो पहले हीट और वर्क को अलग अलग माना जाता था। तो जब कन्वर्जन करते थे तो W इज इक्वल टू JQ लिखा जाता था। मतलब अगर आप इसको कैलोरी में मेजर कर रहे हो और वर्क को आप जूल में मेजर कर रहे हो, तो बेटा ये कन्वर्जन फैक्टर जो J है 1 कैलोरी, ये जो कन्वर्जन फैक्टर है 4 ये J, जूल कांस्टेंट आप जिसको बोलते हैं, दिस इज जूल कांस्टेंट, बट एक्चुअल में ये कांस्टेंट नहीं है, कन्वर्जन रेशियो है जो वर्क और हीट को कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन हीट अगर कैलोरी में है तो लिखना है, अगर हीट को भी जूल में लिखोगे तो ये इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये जो J होता है इट इज 4.18 जूल पर कैलोरी होता है, 4.18 जूल पर कैलोरी। ये कन्वर्जन फैक्टर है, इट इज नॉट द कांस्टेंट, बट इसको जूल कांस्टेंट बोला गया। लेकिन ध्यान रखो अगर आप हीट को जूल में ही ले रहे हो तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, फिर W इज इक्वल टू आपका सीधा सीधा किस में आ जाएगा? Q आ जाएगा। बट W इज इक्वल टू डायरेक्ट आप डेल्टा Q लिख सकते हो। कब लिख सकते हो? अगर आप हीट को भी जूल में मेजर कर रहे हो और वर्क को भी आप अगर जूल में मेजर कर रहे हो, तो कन्वर्जन लिखने की जरूरत नहीं है। कन्वर्जन तभी लिखा जाता है जब आप हीट को कैलोरी में मेजर कर रहे हो और वर्क को जूल में मेजर कर रहे हो, तो कन्वर्जन लिखने की जरूरत है, नहीं तो कन्वर्जन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ गए? कोई डाउट अभी इस पे? No, sir. No, sir. क्लियर हो गया बेटा?
हेलो, Yes, sir. पक्का? Yes. हाँ, Yes. तो एनर्जी कैसे कन्वर्जन हो रही है समझ गए। 1 कैलोरी क्या है ना। जूल तो आपका सिंपल यूनिट है, जूल आप ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे हो। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। Done, sir. पेज नंबर 4, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। किसमें मेजर करते टेम्परेचर? व्हाट इज थर्मोमीटर? थर्मोमीटर जानते हो? Yes, sir. Yes, sir. अभी तो सबके घर में मिल जाएगा थर्मोमीटर, मिलेगा कि नहीं? Yes. कौन सा वाला? डिजिटल वाला है कि वो वाला मैनुअल वाला जिसमें मरकरी चढ़ता है ऊपर, बड़ा देखने में बड़ी तकलीफ होती है उसको? सर Digital मर्क्यूरी वाले वाला। का तो जमाना चला गया, आजकल इंफ्रारेड आ गया है। सर है? पे बंदूक से गोली मारते हैं लोग। क्या क्या? सर मर्क्यूरी वाला जमाना चला गया, अभी इंफ्रारेड वाला आ गया है। डॉक्टर लोग ऐसे सर पे बंदूक टांग देते हैं। इंफ्रारेड वाला, हाँ इंफ्रारेड वाला आ गया। अभी तो मरकरी वाले का जमाना चला गया, सही बोल रहा तू। पर बेटा जो ट्रस्ट करते हैं ना, वो किसमें ज्यादा ट्रस्ट है? अगर मेरे पास में अगर 3 थर्मोमीटर है, एक जो डिजिटल तुम्हारे घर में यूज हो रहा है वो जनरली रेजिस्टेंस थर्मोमीटर होते हैं, और एक मर्क्यूरी वाला हो गया जो नॉर्मल लेबोरेटरी में यूज करते हैं, और एक ये इंफ्रारेड वाला है। अगर ट्रस्ट करने की बात आएगी तो किस पे ट्रस्ट करोगी कि हाँ ये सही? Mercury. मर्क्यूरी। क्यों? इंफ्रारेड वाले पे क्यों नहीं? सर इंफ्रारेड वाला अगर कोड गलत हो गया ना तो बहुत गंदी गंदी रीडिंग देता हो फिर। हाँ, कुछ गलत हो गया उसमें, उसका कोई सर्किट में छोटा सा भी मिस्टेक आ गई तो फिर वो गलत रीडिंग देगा। क्यों? क्योंकि उसमें कॉम्प्लेक्स सर्किट लगे हुए हैं, और कॉम्प्लेक्स सर्किट अगर लगे हुए थोड़ा सा भी कहीं कुछ गड़बड़ होगा तो चीजें गड़बड़ा जाएंगी उसकी, है ना। समझ गए कि नहीं? देखो Yes, वो sir. जो मशीन सबसे सिंपल है ना वो सबसे अच्छी है। सबसे सिंपल मतलब समझ गए? हेलो, यस। जो मशीन सबसे सिंपल है वो सबसे अच्छी है। क्यों? हर कोई उसका यूज कर सकता है, हर कोई उसको बना सकता है, हर कोई उसको सुधार सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मर्क्यूरी थर्मोमीटर को सुधार लोगे, बट उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कोई चिप है, कोई उसके अंदर कोई मदरबोर्ड लगा है, कोई सर्किट लगा है, कहीं दूसरे से वो एनर्जी ले रहा है। जो हमारा मर्क्यूरी थर्मोमीटर होता है वो सीधे सीधे ऐसे काम करता है। देखो ये यहाँ पे मर्क्यूरी का बल्ब है ना, यहाँ पे मर्क्यूरी भरा होता है, और यहाँ पे एक इस पे कैपलरी होती है, और ये इस पे बस यहाँ स्केल बनी होती, कैलिब्रेशन कर देते हैं इसको। गर्म ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट पे लाते हैं, मर्क्यूरी गर्म होता है, एक्सपांड होते जाता है, कितना एक्सपांड हो रहा है उसको मेजर कर लेते हैं। तो यहाँ पे कोई चिप तो लगी नहीं कि लगी कोई चिप की हाँ इसमें कोई सर्किट टूट गया या कहीं से कुछ खराब हो गया, आपने पटक दिए तो आईसी उड़ गई, तो ऐसा कुछ कहानी तो है नहीं। गिरेगा तो टूटेगा, फिर तो आप रीडिंग लेने का काम में नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ये सही है तो आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हो। हाँ, अगर हम एक्यूरेसी की बात करें कि बिल्कुल 0.001 भी ये रीडिंग दे दे तो थोड़ा डिफिकल्ट है इसके लिए। हाँ, लेकिन अगर आप 0.1 डिग्री तक के लिए जा रहे हो तो अच्छा है। मोर ट्रस्टी देन, ये ज्यादा हम इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं किसके कंपैरिजन में, आपका इंफ्रारेड थर्मोमीटर या फिर जो डिजिटल थर्मोमीटर हम घर में यूज कर रहे हैं। समझ गए कि नहीं? समझ गए? Yes, sir. इसमें कोई सर्किट नहीं है, कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है। ये सिर्फ क्या कर रहा है, आपने बॉडी के टच में ये इसकी बॉल को लाए, मर्क्यूरी ने हीट एब्जॉर्ब किया और एक्सपांड हुआ, तो कितना एक्सपांशन हो रहा है वही मेजर कर रहा है। तो एक्चुअल में टेम्परेचर का मेजरमेंट डायरेक्ट नहीं होता। कंपेयर करते हैं हम मेजर किसको कर रहे हैं? मर्क्यूरी की लेंथ को मेजर कर रहे हैं, और मर्क्यूरी में लेंथ में जो चेंज आ रहा है उसको मेजर करके हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं। तो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर में जो डिवाइस यूज करते हैं हम, कौन सा डिवाइस होता है? डिवाइस इज थर्मोमीटर। थर्मोमीटर कई टाइप के होते हैं, थर्मोमीटर कई टाइप के होते हैं भैया, ध्यान रखना। गैस थर्मोमीटर,
मर्क्यूरी थर्मोमीटर मतलब लिक्विड थर्मोमीटर आप बोल सकते हो, ठीक है। गैस थर्मोमीटर में भी दो टाइप के हो जाएंगे, प्रेशर वाला हो जाएगा और वॉल्यूम वाला हो जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, फिर एक और ऐसे होगा रेडिएशन थर्मोमीटर भी होगा, जो इंफ्रारेड वाले हैं। रेडिएशन, इंफ्रारेड जो थर्मोमीटर है ना, जो ऐसा दूर से देख लेते हैं, वो रेडिएशन वाले आपकी बॉडी की हीट रेडिएशन को पढ़ के रीडिंग दे देते हैं। बट इनमें कॉम्प्लेक्स सर्किट लगा है, इनमें सीधा सीधा नहीं, कॉम्प्लेक्स है। रेजिस्टेंस वाले में भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट, सबसे सिंपल ये हो गया। ये भी सिंपल होते बट इनमें भी थोड़ा ज्यादा तामझाम लगता है। तो सबसे सिंपल वाला जो थर्मोमीटर है वो ये है, बहुत ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं है। कैपिलरी ट्यूब बना दो, मरकरी भर दो, कहानी खत्म हो गई, कैलिब्रेशन कर दो, स्केल बना दो, ठीक है, समझ गया ना। तो थर्मोमीटर कई टाइप के, मेजर किसको कर रहे हैं, टेम्परेचर को। टेम्परेचर इनडायरेक्ट मेजर होता है, कैसे मेजर होता है, टेम्परेचर चेंज के साथ में, जैसे अगर यहाँ पे आप हीट सप्लाई करोगे तो ये एक्सपांड करेगा, मतलब इसकी लेंथ चेंज होगी। आप सीधा सीधा देखो कि टेम्परेचर चेंज करने से क्या क्या बदलता है। अगर गैस है तो उसका प्रेशर बदलेगा, फिक्स वॉल्यूम है तो। अगर फिक्स प्रेशर है तो उसका वॉल्यूम बदलेगा। मर्क्यूरी ले रहा है तो उसकी लेंथ बदलेगी, उसका वॉल्यूम बदलेगा। रेजिस्टेंस है तो उसका रेजिस्टेंस बदलेगा। रेडिएशन आ रही है तो उससे कुछ अलग मटेरियल रखते हैं, उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, रेडिएशन एब्जॉर्ब करने पे उस चेंजेस को मेजर करते हैं। तो बेसिकली टेम्परेचर में चेंज करने से, टेम्परेचर चेंज होने से क्या चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होने से ये चेंज होता है, ये चेंज होता है। यहाँ पे मर्क्यूरी का जो कॉलम होता है उसकी लेंथ चेंज होती है, रेजिस्टेंस चेंज होता है, और रेडिएशन एब्जॉर्ब करने से लेंथ भी चेंज होगी, एरिया भी चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा। उन्हीं पैरामीटर को मेजर करते हैं। तो एक्चुअल में जब हम टेम्परेचर मेजर करते हैं ना, तो वो डायरेक्ट नहीं है कोई ऐसा। हम क्या मेजर करते हैं, बेसिकली टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए दूसरी चीजों का चेंज मेजर करते हैं। दूसरी चीज मतलब प्रेशर का, वॉल्यूम का, लेंथ का, एरिया का, एक्सेट्रा, ठीक है। तो चेंज इन टेम्परेचर proportional to change in temperature is proportional to change in x। x मतलब, अब ये x क्या क्या है यहाँ पे, x मतलब हो गया लेंथ, x मतलब हो सकता है एरिया, वॉल्यूम, रेजिस्टेंस, एक्सेट्रा। ये फिजिकल क्वांटिटी चेंज होती है। तो आप टेम्परेचर के मेजरमेंट में किसको मेजर करते हो, टेम्परेचर का जब भी मेजरमेंट होता है तो किसका मेजरमेंट होता है बेटा, समझ गए। एरिया का होगा, वॉल्यूम का होगा, प्रेशर का होगा, रेजिस्टेंस का होगा, लेंथ का होगा। जैसे जो नॉर्मल थर्मोमीटर है आपका, इसमें किसका मेजरमेंट होता है, नॉर्मल थर्मोमीटर जो दिख रहा है, लेंथ का मेजरमेंट होता है। समझ गए, समझ गए क्या। Yes, sir. यस किसी को कोई डाउट है, यहां तक के डिस्कशन में कोई डाउट है। No, sir. हाँ, पक्का थर्मोमीटर समझ गए ना, थर्मोमीटर। Yes, Yes, sir. sir. थर्मोमीटर क्या करते हैं आपके, हम इनडायरेक्टली उसमें टेम्परेचर मेजर करते हैं। थर्मोमीटर एक्चुअल में क्या क्या मेजर कर रहा है, प्रेशर में चेंज, वॉल्यूम में चेंज, लेंथ में चेंज, रेजिस्टेंस में चेंज, या कोई और फिजिकल क्वांटिटी में चेंज, ये मेजर हो रहा है और उसको आपने स्केल में बना दिए, ठीक है। अच्छा ये बताओ, जैसे मरकरी थर्मोमीटर आपको बनाना तो कैसे बनाओगे। अगर मैंने ये बोला बेटा कि आपको मरकरी थर्मोमीटर बनाना है, सब कुछ दे दूं मैं आपको, कैपलरी दे दूं, मरकरी दे दूं, स्केल दे दूं, फिर पेंट एंड दे दूं कि हाँ आप तुम मार्किंग बना लो, इसमें बना सकते हो कि नहीं, मैंने सब कुछ दे दिया तुम्हारे पास, कैसे बनाओगे। अगर घर में मैंने तुमको सब कुछ दे दिया मरकरी थर्मोमीटर बनाने के लिए, तो बना सकते हो कि नहीं, थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ, बना सकते सर। बताओ कैसे बनाओगे, सजेस्ट करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन मरकरी थर्मोमीटर बनाना सीखते हैं। स्क्रीनशॉट लो इसका, बहुत इंटरेस्टिंग आ रहा है। मरकरी थर्मोमीटर कैसे बनाएंगे, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिया। डन।
मान लो तुम्हारे घर में सब कुछ अवेलेबल है थर्मोमीटर बनाने के लिए, तो मरकरी थर्मोमीटर कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे? समझ गए? थोड़ा सोचो जरा, बताओ कैसे बनाओगे। सबसे पहले क्या लेंगे? सबसे पहले ये ग्लास ट्यूब है ऐसी, हाँ या ना? अरे कुछ तो बोलो भैया। Yes, sir. Yes, sir. ये ग्लास ट्यूब है, ये बिल्कुल पतली सी यहाँ पे ट्यूब बनी होती है ऐसी। उसके बाद क्या करते हैं, ये बल्ब होता है इसका। ये बल्ब ना सिलेंड्रिकली क्यों होता है, स्फेरिकल क्यों नहीं होता, कभी सोचा ऐसा? ये ऐसा लिए, अब क्या करते हैं अपन, ये इधर में पूरा ग्लास है ये ऐसा, और उसके अंदर पतली सी कैपिलरी है। क्या करोगे? मरकरी लोगे, ऊपर से मरकरी भर दोगे, डाल दोगे यहाँ तक से मरकरी, पूरा ये यहाँ तक पैक कर दिए पन्ने से, भर दिए। अरे समझ गए Yes. कि नहीं? अब क्या करोगे? ऊपर से पैक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। क्यों? करना पड़ेगा। अगर नहीं करे तो क्या होगा? कुछ होगा क्या नहीं करे तो? कुछ होगा क्या? ज्यादा टेम्परेचर होगा तो मर्क्यूरी एक्सपांड होने के कारण वो नीचे गिर जाएगा। हाँ सही है, एक रीजन ये है। और अगर तुमने ऐसा उल्टा रख दिया तो भी मरकरी गिर जाएगा ना, मटेरियल लॉस होगा ना, है ना? Yes, sir. हाँ इसलिए पैक कर देते हैं, और थोड़ा रीडिंग भी करेक्शन आना चाहिए। होता क्या है, यहाँ तक आपने मरकरी भर दी है, मरकरी भरने के बाद ना यहाँ से पूरी हवा को बाहर निकाल देते हैं, मतलब वैक्यूम क्रिएट करते हैं। और वैक्यूम क्रिएट करने के बाद में अगर आपने वैक्यूम क्रिएट नहीं किए ना तो फिर थोड़ी रीडिंग प्रॉपर नहीं आती, ठीक है? या फिर यहाँ पे क्या कर देते कुछ, ठीक है हम सीधा सीधा देखते हैं, अभी हम ज्यादा टेक्निकल उसमें नहीं जाते, है ना? तो इसके बाद क्या किया, मरकरी भर दी, यहाँ से ढक्कन लगा दी, कैप सील कर दी इसको, अब सील भी कर दी। अब क्या करोगे? अब इतना प्रोसेस हो गई खत्म, अब क्या करोगे आगे? Marking. यस, मार्किंग। अब अगली प्रोसेस आती है इसकी मार्किंग। मार्किंग मतलब यहाँ पे बनाना पड़ेगा कि 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। मार्किंग का एक प्रॉपर वर्ड होता है कैलिब्रेशन। इसको कैसे करोगे, कैलिब्रेशन या मार्किंग? मार्किंग कैसे करोगे? 0 डिग्री ले लें अपन एक, हाँ या ना? Yes, sir. है ना? या फिर उसके नीचे भी जाना तो थोड़ा मरकरी और ऊपर तक भर देते हैं अपन, यहाँ तक भर दिए अपन ने। लेकिन मार्किंग करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा? अब इसको पहले कहां पे डुबोगे? मार्किंग करने के लिए फर्स्ट इट इज डिप्ड इन आइस। पहले आइस में डुबोगे, आइस, नॉर्मल आइस में। नॉर्मल आइस मतलब समझ गए? पहले हम इसको आइस में डुबो देंगे। आइस में डुबोगे तो ये कहीं ना कहीं पे सेटल होगा, है ना? हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. सर वो 0 डिग्री हो जाए। हाँ तो जहां पे आइस में डुबो है देन मार्क इट एज 0 डिग्री सेल्सियस। आइस में डुबोने पे जहां पे मरकरी रुक गया वहां पे पेन से मार्क कर दी कि ये 0 डिग्री हो गया आपका। समझ गए? समझ गए? हाँ? Yes, sir. हाँ, अब क्या करोगे आगे? सर बॉइलिंग वाटर में डालेंगे। यस, बॉइलिंग वाटर में डालेंगे। बॉइलिंग वाटर में डालने पे सर 100 डिग्री 100 सेल्सियस डिग्री मिल जाएगा। सेकंड, इट इज डिप्ड इन बॉइलिंग वाटर, डिप्ड इन बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर मतलब 100 डिग्री सेल्सियस, देन मार्क इट एज 100 डिग्री सेल्सियस। इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे लीजिए।
अच्छा ये बताओ, आइस और बॉइलिंग वाटर में 0 और 100 ही क्यों किए? ऐसा कुछ और नहीं ले सकते थे क्या? है? तो उसके पीछे रीजन ये है कि जब साइंस इतनी डेवलप नहीं हुई थी, ठीक है, जब टेम्परेचर के बारे में सोचा गया, किसी ने सोचा, जैसे डिग्री सेल्सियस साइंटिस्ट थे, उनने सोचा, तो बर्फ जम गई, मतलब उससे उनने ये सोचा होगा कि भैया अब इसके नीचे का टेम्परेचर पॉसिबल नहीं, यही 0 डिग्री है, अब इससे नीचे नहीं जाएगा टेम्परेचर। उसने ऐसा सोचा होगा उस टाइम के हिसाब से, समझ गए ना? तो उसने बेस मार्क ले लिया कि आइस बन गया मतलब 0 पे पहुंच गया, अब इससे नीचे नहीं जाएगा। ऐसे पानी जब उबलने लगा, अब कोई चीज अगर उबलने लगी तो इससे ज्यादा टेम्परेचर नहीं होगा, ठीक है? तो ये बेस लाइन ले लिया उन्होंने कि 0 और 100, हो सकता है वो उस टाइम पे बेस लाइन कुछ और भी ले सकता था, बट उस टाइम पे उसकी सोच ये रही होगी कि अगर बर्फ जम गया तो इससे नीचे टेम्परेचर नहीं है, पानी उबलने लगा, इसका मतलब इससे ऊपर टेम्परेचर नहीं है। समझ गए कि नहीं? यस सर। यस सर। वो 80 भी सोच सकता था, 60 भी सोच सकता था, लेकिन चीजों को सिंपल करने के लिए उसने 0 और 100 के बेस मार्क तय किए उस टाइम पे। सिंपल करने का मतलब समझ गए? क्योंकि अब इसको क्या करना है यहाँ पे, वो 10 भी ले सकता था, तो 0 से 100 तक उसने इक्वल डिवीजन दे दिया, बराबर बराबर, एक एक डिग्री पे। तो एक तो 0 की मार्किंग यहाँ पे सेट कर दिए पेन से, दिस इज एट आइस पॉइंट ऑफ वाटर, और दूसरी मार्किंग यहाँ पे सेट कर दिया, दिस इज 100 डिग्री सेल्सियस, इट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर के बॉइलिंग पॉइंट पे एक लाइन सेट कर दी, एक लाइन यहाँ पे सेट कर दी। फिर क्या किए, यहाँ पर बराबर 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 में 100 डिवीजन बना दिए, है ना? फिर उनके बीच में भी और डिवीजन ले सकते हो, 0.1 का, 0.5 का, 0.2 का, डिपेंड करेगा कितना बढ़िया आप थर्मोमीटर बना रहे हो। समझ गए कि नहीं? तो जब इस थर्मोमीटर को हमारी बॉडी से टच करेंगे या किसी ऑब्जेक्ट में रखेंगे, ठीक है, जैसे गुनगुने पानी में रख के देख लिया, फिर कहीं और रख के देख लिया, तो रीडिंग डायरेक्ट पता चल गई, क्योंकि आपने 2 मार्क ले लिए, उसके बीच में आपने बराबर बराबर डिवीजन ऐसे करते गए करते गए करते गए करते गए, तो किसी पानी पे रखे, मान लो यहाँ तक रीडिंग आई, डायरेक्ट बता दी कि हाँ यार इसका टेम्परेचर इतना है। अभी समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ, तो थर्मोमीटर बनाना मुश्किल काम है क्या? नो सर। नो सर। तो फिजिक्स इज रियली अ फन, है ना? कुछ मुश्किल है क्या फिजिक्स? बताओ जरा। नो सर। नहीं है? इंटरेस्टिंग है कि नहीं है फिजिक्स? सर यस सर, इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग है सर। हाँ बोल। सर फिजिक्स के थ्रू ड्रोन बनाना सिखा सकते हो क्या प्लीज? क्या मेरा क्या वाला खराब हो गया है। क्या? फिजिक्स के थ्रू ड्रोन बनाना सिखा सकते हो क्या? मेरा वाला खराब हो गया है। नहीं बेटा, उसके लिए तुमको थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा चिप वगैरह उसमें और जाना पड़ेगा। अभी अभी अपन सिंपल चीजें सीख सकते हैं, उसके लिए तुमको थोड़ा और पढ़ाई करनी सर पड़ेगी। वो इंजीनियरिंग वाला पार्ट हो वो गया, इंजीनियरिंग वाला पार्ट हो गया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अभी अपन सिर्फ इतना बता सकते हैं कि ये एनर्जी से ऐसे कन्वर्जन करना है। अब उसके लिए आपको कन्वर्जन के तरीके सीखना पड़ेगा कि किसमें बढ़िया कन्वर्जन होता है, वो इंजीनियरिंग का पार्ट हो गया। कुछ लोग ऐसे कि भाई बिना पढ़े लिखे भी बहुत सारी चीजें बनाए हैं, बट वो उसी पे घुसे। लेकिन जहाँ पे ये मल्टी टास्किंग सर्किट आते हैं, तो उसके लिए फिर सभी लोगों का मिलके काम करना जरूरी होता है। जैसे अगर बोलो सर आप रॉकेट बना सकते हो, मैं थोड़ी बना सकता हूँ रॉकेट, या कोई एक अकेला भी नहीं बना सकता रॉकेट, पता है कि नहीं? बहुत सारी चीजें चलती हैं उसमें। डायनेमिक्स वाला पोर्शन कोई अलग सोचता है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोर्शन अलग सोचा जाता है, फ्यूलिंग वाला पोर्शन को कोई अलग वर्क करता है, और सब मिलके फिर उसको असेंबल करते हैं। समझ गए? ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मोबाइल, बैटरी कोई बनाता है, आईसी कोई बनाता है, स्क्रीन कोई बनाता है, वहां से उसने खरीदा, उसने मैन्युफैक्चरर क्या करता है, सबसे एक एक कंपोनेंट खरीदा, सबको ज्वाइन कर दिया, भेज दिया। ठीक है? तो अभी अपन वैसे, अपन लोग क्या सोच सकते हैं, अभी अपन क्या बना सकते हैं जो सिंपल सिंपल सा है। तो 11th-12th स्टैंडर्ड में ऐसी बहुत हाई वाली फिजिक्स नहीं है, सिंपल वाली फिजिक्स है, डायरेक्ट। ठीक है? जो आप घर में भी कर सकते हो, घर में देख सकते हो, आप घर में ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। और आज हमारे घर में इतनी सारी चीजें हैं ना, तो आप हर जगह पे आप फिजिक्स के जो भी 11th-12th स्टैंडर्ड के जो एक्सपेरिमेंट हैं, आप घर पे ही कर सकते हो। उसके लिए आपको अब लैब में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हीट वाले जो एक्सपेरिमेंट आप घर में कर सकते हो, आपके पास थर्मोमीटर है, आपके पास में रेफ्रिजरेटर वगैरह हर चीज है आपके पास, हर चीज है घर में,
तो अब आपको मुझे नहीं लगता कि लैब में बहुत ज्यादा जाने की जरूरत है। अप टू 11-12 स्टैंडर्ड के जो एक्सपेरिमेंट है बहुत सारे, ठीक है, समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, sir. 11-12 की फिजिक्स रियली बहुत ऐसा नहीं है, बहुत सिंपल फिजिक्स है 11-12 की। हायर स्टडीज में जाओगे जब लंबे लंबे फार्मूले, लंबी लंबी इक्वेशंस, तब फिर असली फिजिक्स पता चलती है, ठीक है। और ये जैसे तुमने हाइड्रोजन एटम वगैरह पढ़े ना कि उसका शेप ऐसा होता है, इसका ऑर्बिट ऐसा होता है, वो सब फिजिक्स से आ गया। मतलब फिजिक्स की इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस हैं उससे प्रिडिक्ट किए कि हाँ इसका शेप ऐसा होता होगा, एटॉमिक लेवल पे भी जाके सोचे। तो जो इंजीनियरिंग चल रही है, जो प्रैक्टिकल चल रहा है इंजीनियरिंग में, वो फिजिक्स से बहुत पीछे चल रहा है, वहां तक तो पहुंचे ही नहीं है जहां तक फिजिक्स अभी पहुंची है, ठीक है। रिसर्च में फिजिक्स जहां तक आगे पहुंच चुकी है, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अभी बहुत पीछे चल रहा है, ठीक है, समझ गए ये? यस। क्लियर हो गया बेटा? तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा।